नमस्कार। हमारा मुख्य उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जनरल नॉलेज की स्थापना करना है, सही जनरल नॉलेज उन तक पहुंचाना है। आज हम बात करेंगे हमास और इजराइल के विषय में। इजराइल मध्य पूर्व का वह देश है जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव से अस्तित्व में तब आया जब ब्रिटिश मैंडेट के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 20वीं सदी की शुरू में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। तब यहूदी लोगों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्यसागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और ये ज़्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम समुदाय के कब्जे में रहा। हालांकि यहाँ यहूदी लोग भी बड़ी संख्या में आकर बसने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया और ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फ़लस्तीन का प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त ये योजना बनी कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फ़लस्तीनियों और यहूदियों के बीच में बांट दिया जाएगा। इजराइल में रहने वाले यहूदी धर्म के मानने वाले का इतिहास सदियों पुराना है। इनकी संख्या 90 लाख से अधिक, करीब 74% है। इनमें से करीब 80% लोगों का जन्म इसी देश में हुआ, जबकि अन्य 20% दूसरे देशों से आकर यहाँ रह रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल अरब करीब 21% और अन्य 5% हैं। जेरूसलम इजराइल की शक्ति का एक बड़ा केंद्र है, जबकि तेल अवीव इसका आर्थिक केंद्र है। देश के सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हाथों में है। आइजैक हर्जोग यहाँ राष्ट्रपति हैं, पर यह एक औपचारिक पद है। यह देश आर्थिक, तकनीकी और सैन्य मामलों के मध्य पूर्व की एक ताकत है, लेकिन इस देश के इतिहास का अधिकांश हिस्सा फ़लस्तीनियों और अरब देशों के संघर्ष का रहा है। हमास इजराइल पर हमले करने वाला फ़लस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्लामिक चरमपंथी समूह है। इसका गठन 1987 की शुरुआत में हुआ। इसके लड़ाके इजे अल-दीन अल-कौसम ब्रिगेड कही जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य फ़िलिस्तीनी राष्ट्र बनाना है। ताकत और असर पाने के बाद हमास ने 2007 में गजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया और कसम खाई कि वो इजराइल को बर्बाद कर देगा। तब से लेकर अब तक चरमपंथी संगठन ने इजराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़े हैं। इजराइल पर हमले के लिए हमास अन्य चरमपंथी संगठनों की सहायता भी लेता है। दूसरी तरफ इजराइल ने 2007 से ही मिस्र के साथ मिलकर गजा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी है। हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियाँ एक आतंकवादी गुट मानती है। यरूशलेम 2800 ईसा पूर्व यरूशलेम अस्तित्व में आया था। यह नाम सेमिटिक भाषा से बना है और इसका मतलब शांति का शहर या शांति का घर होता है। याद रखें, यरूशलेम को शांति का शहर या शांति का घर भी कहा जाता है। 2800 ईसा पूर्व यह अस्तित्व में आया था। यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों का आस्था केंद्र यरूशलेम प्राचीन काल से ही धार्मिक विवाद का विषय रहा है। तीनों का है, ध्यान रखेंगे। यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों तीनों की आस्था का केंद्र है यरूशलेम। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया था कि यरूशलेम को स्वतंत्र दर्जा मिलेगा, पर 6 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और 1980 में
1980 में यहाँ की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसने इस शहर को अविभाज्य घोषित किया और इस पर पूरा नियंत्रण इजराइल का हो गया। यरूशलेम पर इजराइल के नियंत्रण की यह स्थिति फ़लस्तीनियों के साथ उनके संघर्ष का मुख्य कारणों में से एक है, क्योंकि वो इसे अपनी ऐतिहासिक राजधानी भी मानते हैं। ऐतिहासिक संघर्षों को देखते हुए यरूशलेम को अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इजराइल की राजधानी नहीं मानती, पर 6 दिसंबर 2017 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। गजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा करीब 365 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जिसमें लगभग 23 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं और यह दुनिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। फ़लस्तीनी ब्रिटिश मैंडेट को 2 भागों में विभाजित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के साथ 1947 में इजराइल, गजा पट्टी और यरूशलेम अस्तित्व में आया। फ़लस्तीनियों ने इस समझौते को खारिज कर दिया और 1948 में युद्ध के मैदान में कूद गए। इसे पहले अरब इजराइल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट अरब इजराइल वॉर इन 1948। इसे इजराइल ने जीता। नतीजा ये हुआ कि इजराइल और मिस्र की सीमा से लगे क्षेत्र के फ़िलिस्तीनियों का एक बड़ा विस्थापन हुआ। यह इन दोनों के बीच हुआ कोई पहला बड़ा युद्ध नहीं था। 1967 में अरब इजराइल संघर्ष हुआ जो 6 दिनों तक चला। उसमें अरब देश के सैनिकों के गठबंधन पर इजराइल को जीत मिली। गजा पट्टी, मिस्र का सनाई, जॉर्डन के वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम जिसे कहते हैं, और सीरिया से गोलन पहाड़ी इजराइल के नियंत्रण में आ गए। उस युद्ध में करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए। 1993 में ओस्लो संधि, ध्यान देंगे, 1993 में ओस्लो संधि में गजा को सीमित स्वायत्तता दी गई। इसके तहत फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका मकसद गजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्र में 5 साल के लिए सीमित स्वशासन करना था। सीमित स्वायत्तता पर ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि गजा पट्टी खुली जेल की तरह है। ह्यूमन राइट वॉच, ध्यान देंगे, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा गजा पट्टी एक खुली जेल की तरह है। जैनिज्म शब्द का प्रयोग गलती से सामान्य यहूदियों के लिए किया जाता है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो यहूदी धर्म में आस्था जायोनीवाद के बगैर भी रखते हैं, क्योंकि वे आधुनिक इजराइल में विश्वास नहीं करते हैं। बाइबिल के मुताबिक यहूदियों की जड़ें सेमेटिक संस्कृति में है। 19वीं सदी में सेमेटिक विरोधी शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो यहूदियों को नकारा कहते थे। जैनिज्म या यहूदीवाद यहूदियों का एक राजनीतिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के आखिर में उभरा, जिसने वास्तव में वहाँ इजराइल के गठन को बढ़ावा दिया, जहाँ प्राचीन काल से यहूदी और मुसलमान रहते थे। फ़लस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण एक फ़लस्तीन राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन PLO और इजराइल के बीच हुए ओस्लो संधि के बाद 1994 में हुई। उन्होंने इजराइल फ़लस्तीनी संघर्ष के समाधान के रूप में वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में स्वायत्त सरकार के गठन की मांग की। इसके शीर्ष नेता यासिर अराफात थे, जो PLO के साथ फतेह राजनीतिक पार्टी के भी मुखिया थे। फतेह राजनीतिक पार्टी, ध्यान देंगे। 2004 में उनकी मौत के बाद महमूद अब्बास ने सत्ता संभाली। हालांकि 2006 में गजा के चुनाव के बाद हमास को जीत मिली। तब इस्लामी संगठन हमास
और कहीं अधिक उदारवादी फतेह के बीच आंतरिक लड़ाई चली और फतेह आंदोलन ने धीरे धीरे गजा पर अपना प्रभावी नियंत्रण खो दिया। फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण फ़लस्तीनी प्रशासित क्षेत्रों में प्रशासन के लिए बनाया गया संगठन है। इसका गठन 1994 में इजरायली सरकार और पीएलओ यानी फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच काहिरा में हुई सहमति के बाद हुआ था। इसका गठन 1994 में इजरायली सरकार और पीएलओ यानी फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच काहिरा, ध्यान रखेंगे, काहिरा में हुई सहमति के बाद हुआ था। वो सहमति थी कि इजराइल फ़लस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा। प्राधिकरण का मकसद उन इलाकों में प्रशासन का कामकाज देखना था जिसे इजराइल ने खाली किया था। औपचारिक तौर पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण को फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण कहा जाता है। इसके मुख्य अंगों में संसद, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट आते हैं। फ़लस्तीन की संसद में अध्यक्ष के अलावा 132 अन्य प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन अपने गठन के करीब 3 दशक के बाद भी इसमें केवल एक ही चुनाव हुए हैं। गजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम के अतिरिक्त वेस्ट बैंक को वो एकमात्र फ़लस्तीनी इलाका है जिसकी स्थापना 1948 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत किया गया था। हालांकि 1967 में जब अरब इजराइल के बीच 6 दिनों तक युद्ध हुआ तो यहूदियों ने जॉर्डन रिवर की ओर से वेस्ट बैंक के करीब 5,860 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने तब पूर्वी यरूशलेम पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था। वहाँ 30 लाख से अधिक फ़लस्तीनी लोग रहते हैं, लेकिन इजराइल ने वहाँ कई बस्तियाँ बसाई जिसमें 7 लाख से अधिक यहूदी रहते हैं। ये बस्तियाँ और फ़लस्तीनियों का विस्थापन दशकों से इजराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठनों के बीच हिंसा और विवाद का कारण रहा है। वेस्ट बैंक पर फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासन है, जिसके प्रमुख महमूद अब्बास हैं। ये चरमपंथी राजनीतिक दल फतेह से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका 2000 के दशक से ही हमास के साथ सत्ता को लेकर विवाद चल रहा है। रफ़ा क्रॉसिंग गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और रफ़ा शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि समझौते के बाद इजरायली सेना वहां से लौट गई, पर रफ़ा को एक बॉर्डर से विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ गजा पट्टी है। वहां पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग बनाई गई जो आज की तारीख में गजा में जाने के एकमात्र ज़मीनी जरिया है, जिस पर इजराइल का सीधा नियंत्रण नहीं है। इस क्रॉसिंग के एक भाग को मिस्र संभालता है। हालांकि गजा में किसी भी सामान के प्रवेश के लिए इजराइल से अनुमति लेनी होती है। अगर यह बॉर्डर क्रॉसिंग अप्रत्याशित रूप से बंद कर दी जाती है तो फ़लस्तीनी लोग गजा के बाहर फंसे रह सकते हैं। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह का दल। यह ईरान समर्थित शिया इस्लामी राजनीतिक संगठन और अर्धसैनिक समूह है जो लेबनान में बड़ी ताकत रखता है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य इजराइल का विनाश है। साल 1992 में इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। 1992 से कर रहे हैं इनकी अगुवाई। हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ इसकी सटीक तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन साल 1982 में फ़लस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इजराइल की घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ था। हिजबुल्लाह फ़लस्तीनी और मध्य पूर्व के अन्य शियाओं का समर्थक है। अपने उद्देश्य को पाने के लिए इस संगठन ने कई हमले किए हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी सभी दुश्मनों के नाक में उसने दम कर रखा है।
क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा, दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। उन्नीस सौ 1948 में इजराइल ने खुद को आज़ाद राज्य घोषित किया था। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसी के साथ ही 1948 में दुनिया में एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इजराइल ने जैसे ही अपने आज़ादी का ऐलान किया, उसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। और इजराइल के लिए ये लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले एक साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल के 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज़्यादा लोग इजराइल में रहते थे। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। 1945 में दूसरा युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो नई ताकतें दुनिया के सामने थी। इन दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ही देश अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने लावी बनाना शुरू कर दी। 1948 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को झटका लगा। उन्होंने सोवियत संघ को रोकने के लिए एक संगठन बनाने की पहल की। इसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके समेत कई देश शामिल थे। आज ये संगठन नाटो के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ ने जब देखा कि उसके खिलाफ देश संगठित हो रहे हैं, तो उसने भी ऐसा ही संगठन बनाने की ठानी। पूरी यूरोप के कुछ देशों को साथ लेकर सोवियत संघ ने आज ही के दिन 1955 में वारसा की संधि की। 1955 में सोवियत संघ ने वारसा की संधि की। अमेरिका के नाटो के जवाब में सोवियत संघ का अपना संगठन था। सोवियत संघ के अलावा इसमें 7 अन्य देश शामिल थे। संधि में कहा गया कि संगठन के किसी भी देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी देश उसकी मदद करेंगे। इस दौरान नाटो और सोवियत संघ के देशों में शीत युद्ध चलता रहा। 25 फरवरी 1991 के दिन हंगरी में हुई एक बैठक में इस संधि को समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको जनरल नॉलेज की दृष्टि से सही लगी होगी तो इस शेयर को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं यही जानकारी जो आपको पीएससी और आईएएस तथा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी में सहायता करेगी। धन्यवाद।